Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. खातिन हजरात, सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मकसद आपको बार बार हम बताते हैं, that is the motivation and inspiration for the newcomers to the profession, and the career counseling for the people who are looking for कि ट्रैक्शन, कि किस ट्रैक्शन में हमने जाना है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या बिफोर ग्रेजुएशन आपने करना क्या है। आजकल ये थोड़ा सा इशू है कि गाइडेंस सही अवेलेबल नहीं, सही गाइडेंस के लिए कंफ्यूजन है। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना हम लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं प्रोफेशन के, उनको आपके सामने हम लाएं और उनका इंटरव्यू करें, उनकी सक्सेस स्टोरी, जो सक्सेसफुल पाथ है वो कैसे सिलेक्ट किया गया, किस तरीके से कैसे करियर काउंसलिंग हुई और किस तरीके से वो माशाल्लाह मंजिल तय करते हुए रोल मॉडल बन गए। तो आज की एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे साथ है, सगीर हसन खान साहब, FCMA। सर सगीर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। It's my pleasure that you have invited me today at your YouTube channel, Shekhan, and I will I'm honored that you have invited, and it's a great privilege for me to say something here for guidance of the students of ICMA Pakistan and young member of ICMA Pakistan. It's a very good initiative and a very good use of technology you have started. Thank you so much. थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा सर, ये बताएं कि माशाल्लाह अभी जो आपसे बात हो रही थी, मैं आपको आई थिंक हम वी नो ईच अदर मोर देन 20 इयर्स, आई थिंक मोर देन 20 इयर्स। तो हमने साथ इकट्ठे एक जमाने में ICMA के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, फिर हम साथ इकट्ठे ऑफ एंड ऑन मिलते रहे। लेकिन आपके कुछ लाइफ के पार्ट जो थे वो मैं नहीं जानता था, और आपको ज़ाहिर ऊपर चढ़ते हुए देखा, और जब देखा तो ज़ाहिर पता लगता है कि बंदा ऊपर चला गया। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कुछ आपके अपने एफर्ट्स होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन का भी साथ है, और दिल बहुत करता था आपसे पता किया जाए कि आप इतनी एक्टिविटी करने के बाद माशाल्लाह ऊपर जो गए हैं और कितनी अच्छी मदद पे कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के सुई नॉर्दर्न गैस के CFO तक चले गए। The highest job I think in the financial sector as far as the public sector organization is concerned. अच्छा सर, ये बताइए कि जब से मैंने आपको जाना, उससे पहले जो था माशाल्लाह आपने जॉब कब से स्टार्ट की, और फिर जॉब के साथ साथ किस तरीके से आपके चैलेंजेस हैं आप उनको मीट विद करते रहे, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा नेक कमर्स को, हमारे व्यूअर्स को सर। तब मैंने अपना जो प्रैक्टिकल कैरियर था वो 1982 में शुरू किया, जब अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी। ज़िंदगी में बहुत सारे टर्न आते हैं, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या हुआ। वे फॉरवर्ड है, एक ज़िंदगी में आगे चलिए पॉजिटिविटी के साथ। मैं एक साइंस स्टूडेंट था FSC में। अनलकीली बहुत चंद मार्क्स से मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच सका। अब उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे आगे देखना था कि क्या करूं, दोबारा इसमें रीअपीयर हूं या कुछ और करूं। सर ये सगीर सर, ये बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है जब आपने टारगेट अगर मेडिकल का, इंजीनियरिंग का किया है और उस वक्त आपके थोड़े से नंबर से आप रह जाए, तो वाकई आप सही कह रहे हैं, बड़ी उस वक्त हार्ट ब्रेकिंग होती है और बड़ी परेशानी भी होती है। वो बंदा राउंड अबाउट में घूमता है काफी देर तक। तो उस बारे में जरूर बताइएगा कि जब आप राउंड अबाउट में कितना आपने टाइम जाया किया, या इमीडिएटली यू सेट योर रिडायरेक्शन, उसके बाद स्टार्ट हो गया। मेरी डिसीजन मेकिंग हमेशा से क्विक रही है, बहुत क्विक। FSC में जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा एडमिशन बाहर की एक यूनिवर्सिटी में हो गया था, लाहौर से बाहर, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी थी, वो मेडिसिन में नहीं थी। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं आप बाहर चले जाओगे, तो जाहिर है कि वो पेरेंट्स का थोड़ा सा फीलिंग होती है। तो हमने वो सेक्रीफाइस किया कि चलें बाहर नहीं जाते। मेरे भाई ने कोई 1-1.5 साल पहले तब ग्रेजुएशन की थी। मैंने क्या किया कि उसकी बुक्स उठाई इस ख्याल से कि अब इसके बाद मैं लाइन चेंज करूं, ग्रेजुएशन करूं। और तब उस ज़माने में नया MBA शुरू हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे ख्वाजा अमजद सईद साहब को, उन्होंने शुरू किया था। तो मैंने इस ख्याल से कि MBA करते हैं, और MBA के लिए एक जो प्री रिक्विजिट थे कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैंने भाई की बुक्स उठाई और घर बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा।
मुझे आज भी एक मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज है कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट मैंने घर बैठ के पढ़ा, कोई कॉलेज, कोई एकेडमी, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं ज्वाइन किया। वो मुझे आज भी वो जो टर्म याद आती है ना, उर्दू में तो वैसे भी डिफ़िकल्ट होती थी, कानून मुख्ततम मफादा इकोनॉमिक्स की जो टर्म थी, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नई टर्म थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि का लफ्ज़ समझने में ही मेरे ख्याल 5-6 महीने लग जाते हैं। जी, जी, ऐसा ही है। सबसे डिफिकल्ट तो है। आप यकीन कीजिए कि मैंने विद इन 6 मंथ्स ग्रेजुएशन कर ली। और माशाल्लाह। इंग्लिश का जो सिलेबस था उस ज़माने में, जो इंग्लिश थी उसके 3 पेपर होते थे, ए, बी, सी, और 7 किताबें होती थी इंग्लिश की। हुँ। उसमें ड्रामा, हिस्ट्री, पता नहीं क्या-क्या पोएम्स थी, पोएट्री के कोई 270 के करीब पोएम्स थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ और पता नहीं क्या-क्या कौन-कौन से शायर उन्होंने डाले हुए थे। कीट्स भी थे। कीट्स आई थिंक वन ऑफ द फेमस पोएट वाज़ कीट्स। जी, जी। तो वो उसमें कीट्स, शेले, एमिली ब्रॉन्टे, पता नहीं बहुत सारे शायर थे, कोई 270 के करीब पोएम थी। मुझे याद है कि जब लास्ट नाइट थी ना पेपर सी की, तो मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया। मैंने शाम को, रात को किताबें बंद की और सो गया। मैंने कहा अब जो होना है वो तो हो चुका है। सही। मैंने खैर पेपर दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्लाह का शुक्र है, मेरे सब्जेक्ट भी देखें कि पर्शियन मैंने रख लिया एज़ ऑप्शनल, कि हुँ। मेरे वो फरिश्तों को भी नहीं पता होता था कि ये सब्जेक्ट पर्शियन है क्या, और इस लेवल पे आके आप शेर सादी सादी की हिकायात पढ़े। तो पर्शियन की वजह से मेरी जो फर्स्ट डिवीजन थी वो चंद मार्क्स से रह गई ग्रेजुएशन में, ओह! और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने माशाल्लाह फर्स्ट टाइम विद 6 मंथ प्राइवेट, नो ट्यूशन, नो गाइडेंस, सिर्फ आपने दाखिला भेजा घर में, यूनिवर्सिटी का जो इसे कहते हैं दाखिला भेज दिया। जी, 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 माशाल्लाह। ऐसा ही है। दिमाग ऐसे ही कि जी, जी। मेरा टारगेट चूंकि आगे एमबीए था और उसमें ज्यादा मार्क्स चाहिए थे, कम से कम फर्स्ट डिवीजन होती थी, तो मैंने टारगेट को सामने रख के पढ़ा था। तो उन दिनों तो टारगेट जब जो था आपका, तो एमबीए की लेडीज एंड जेंटलमैन अपने बच्चों को बता दूं, उस वक्त एमबीए नए-नए स्टार्ट हुए थे और एमबीए की बहुत वैल्यू थी। एमबीए मीन्स और एक बंदे के लोगों के ड्रीम होते थे। वैसे मैं क्योंकि आई वाज आल्सो अमंग दोस्त, जैसे सगीर साहब बता रहे हैं एमबीए ड्रीम था मेरा, कि वो लड़के की वैल्यू बड़ी होती थी। जो लड़का नहीं होता था ऐसे ही शादी होनी है, उसकी वैल्यू बड़ी होती थी और जॉब में भी एक एमबीए वाज परफॉर्मिंग वेल। सर। पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थी जहां से एमबीए होता था। आईबीए कराची, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सिर्फ इन 3 यूनिवर्सिटी से एमबीए होता था, बाकी पाकिस्तान में एमबीए कहीं होता ही नहीं था। एनीवे, जब वो एमबीए का एडमिशन भी नहीं हो सका, तो अब आगे क्या करें? तो मुझे, वो मेरे फादर के कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने उस जमाने में ये शुरू किया था आईसीएमए। ये आईसीएमए नया नया नाम था तब। इसका अच्छा, जो पुराना नाम था 78 तक, वो आपको याद होगा, PII ये होता था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट। उसके बाद ये हो गया तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तब वो नया नया ये कन्वर्ट हुआ था आईसीएमए पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये बड़ा अच्छा है, तो इसमें इतनी सैलरी मिलती है। तो हमने, चूंकि वो कैरियर आगे बनाना था कि कैरियर होगा तो आपको आगे ज़िंदगी सही गुजर सकती है, शादी अच्छी जगह हो जाती है, बच्चे जो है आपके, आप उनको सही ग्रूमिंग उनकी कर लेते हैं। तो मैंने वो आईसीएम में ज्वाइन कर लिया जॉब के साथ मतलब अपने 1980। अपने दोस्त को देखते हुए कि उन्होंने आईसीएमए में दाखिला लिया है और अब उन्होंने ऐसा ही है। दिस वाज द तो मोटिवेशन। ठीक है। मैंने आईसीएम में जब ज्वाइन किया, लाहौर में जॉब में कर रहा था 1980 से, आईसीएम में ज्वाइन किया मैंने 1983 में। तो मुझे यहाँ आके बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया कि बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि जो लोग करते हैं वो भी तो आखिर मेरी तरह इंसान है। मेरी तबीयत में एक चीज़ है कि जितना मुझे रेजिस्टेंस मिलती है, मुझ में अंदर से उतना ही स्पार्क निकलता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, फिर इसको अब करना है। टेकिंग द कभी डीमोटिवेशन, मैं उसे चैलेंज एज ए लेते चैलेंज लेता हूँ हैं, उसी कि चीज को हाँ, चैलेंज बना लेते हैं। गुड। उसी चीज़ को मैं एक चैलेंज बनाता हूँ कि अब तो ये करना है। जो हम्म। लोग करते हैं, हमारी तरह के इंसान हैं, वो ऊपर से तो नहीं उतरे। तो मैंने ये सोच के शुरू कर दिया। अब ये देखें कि अकाउंटिंग मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। यहाँ पे निस्वांगर एंड वो एक दो आप साहब थे, उनकी आपने बुक थी। आपने तो सर शेख सादी की वो पढ़ी थी ना, पर्शियन पढ़ी थी। शेख सादी की पर्शियन पढ़ी, कानून मुख्ततम अफादा पढ़ा। ठीक है। मैंने पार्ट 1 तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकल गया। क्या उसके बात बाद पार्ट 2,
You are not फर्स्ट अटेम्प्ट में। अकाउंटिंग स्टूडेंट, लेकिन तो फिर सर आपने तो मेहनत की होगी अच्छी खासी फिर, क्योंकि अकाउंटिंग एट दैट टाइम एंड द इकोनॉमिक्स वो तो चल आपके लिए इजी होगा। एक और पेपर होता था अगर लॉ, आई थिंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लॉ होता है। हाँ, तो ये किसी मुझे फर्स्ट सही अटेम्प्ट में नहीं सही जा शेख साहब, मतलब काफी मुश्किल काम है फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर जाना उसको। मुझे आईसीए में पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ी थी कि मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में इतने ज़्यादा थे कि मुझे इकोनॉमिक्स में एग्जाम्शन मिल गई थी परमानेंट। 45% से तो ज्यादा मार्क्स से आपको एग्जाम्शन मिल गई, ठीक हो, हाँ, ठीक है। वो मुझे वो एग्जाम्शन मिल गई थी, मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़े फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो निकल गए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कभी नहीं भूलूंगा कि मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग में और बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग में ए ग्रेड था और इसमें मेरा अनलकीली बी ग्रेड आया। अब उस जमाने में ये रेफरल नहीं होती, परमानेंट एग्जाम्शन एक होती थी, तो वो मुझे सारा रिपीट करना पड़ा, कास्ट अकाउंटिंग भी, बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वो भी रिपीट करना पड़ा। अगले अटेम्प्ट में ये हुआ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मेरी परमानेंट एग्जाम्शन आ गई, जिसमें मेरा पिछली दफा बी ग्रेड था और बाकी 2 सब्जेक्ट फिर चल सो चल, वो मुझे 6 अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। अच्छा, मुझे याद है कि जब आईसीए में मैंने स्टार्ट किया तो हमारे लिए एक मोटिवेशन थी। हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे स्टैट के, उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया कि एक खातून थी उनके यहाँ जानने वाली, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की टीचर थी। कहते हैं कि एक दिन मैंने उन्हें यहाँ पे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे, आईसीएम में पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा सर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये दीवाने की बाढ़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर चंद क्लासेस पढ़ के चले जाते हैं। वो खातून पूरा सेमेस्टर उन्होंने क्लासेस पढ़ी, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और रिजल्ट के कुछ दिन बाद कहते हैं कि मेरे पास आई और कहती हैं कि सर मैं पास हो गई हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। हफ्ते बाद फिर आई, कहती हैं कि मैंने सर टॉप किया फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट का उन्होंने एग्जाम दिया, अगली अटेम्प्ट में पास किया और टॉप किया। थर्ड अटेम्प्ट का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और टॉप किया। वो 3 सेमेस्टर उन्होंने कंटिन्यूसली पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए और टॉप किए। उसके बाद वो उन्होंने अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब छोड़ी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब कर ली। फिर चौथा 5वां पार्ट भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। हमारे लिए ये लोग सोर्स ऑफ मोटिवेशन हुआ करते थे। हम कहते थे कि अगर उन्होंने, उसके बाद मैंने जब चौथा पार्ट क्वालिफाई किया तो मैंने फिर मिचल छोड़ा, 8 साल हो गए थे, तो वो एक जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब थी। आप जॉब आप मुसलसल कर रहे हैं, अब मुसलसल कर रहा था, मेरा ब्रेक नहीं है बीच में। आईसीएमए में आने के बाद भी आप जॉब कर रहे हैं और साथ साथ ये अटेम्प्टें भी चल रही हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास कर रहे हैं, कोई रेफरल आ रही है, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल रही, और ये दोनों काम आपके चाह रहे हैं। और ये जॉब आपकी प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी सर? मिचल्स की थी। अच्छा, मिचल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड। उनके टाइमिंग यूजुअली प्राइवेट सेक्टर के टाइमिंग तो काफी होते हैं, वो जो 8 to 5 होते हैं। 8 to 5, तो उसके बाद 5:30 हाँ, फुल बजे डे जॉब। क्लास में आए और क्लास 5:30 बजे रात के 10 बजे आप क्लास से गए, ऐसे ही है ना सर? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है शेख साहब। मुझे वहाँ से जितना जो एक्सपीरियंस मिला, जितना रिच एक्सपीरियंस था मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, स्टोर्स का, सेल्स एंड मार्केटिंग का, मैंने उनके हर डिपार्टमेंट में काम किया था। जबरदस्त। और 4 पार्ट जब क्वालिफाई कर चुका तो फिर मैंने उसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की एज चीफ अकाउंटेंट। अच्छा सर, मैं अभी मेरा आपको कंप्लीट, एक बात रोक रहा हूँ, आपने जब उनके हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन यूनिट के काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर कितना बढ़ जाता है और आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो जाते हैं अबाउट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सर? तो ये इतनी क्लैरिटी आती है। जितने डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, इवन द डिस्पैच राइटिंग डिपार्टमेंट, इवन एक कहते हैं वेयर हाउस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट किसी ने जाना है, अगर ट्रेनिंग लेनी है, उसने अगर सीएफओ बनना है या चीफ इंजीनियर भी बनना है, मैं समझता हूँ उसको वेयर हाउस में 5-6 महीने जरूर लगाने चाहिए सर। आपकी बात ऐसे ही इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ती है और मेरी आदत थी कि मैं अपने काम के अलावा दूसरों का काम भी किया करता था
एक इंटरेस्ट था कि ये क्या कर रहा है। आप दूसरों का काम करते हैं तो आपको काम करना आता है, वो आपको खुशी से दे देता है कि चलो मेरा काम कम हो गया। हमारी साइकोलॉजी है, आपको काम करना आ जाता है और रिस्पेक्ट उसी की है जिसको काम करना आता है। मैंने बहुत जब जबरदस्त बात है, वेरी फार्मास्यूट गुड। रिस्पेक्ट उसी की है जिसको काम करना आता है। माशाल्लाह सर। फार्मास्यूटिकल जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने जो कुछ 8 साल में मिचल से लर्न किया था, मैंने सारा कुछ वहाँ पे अप्लाई किया। आप यकीन कीजिए कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में उनके बाज़ार से बुक लेके परचेज करके उसी को वो लिखते थे। कोई उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं थी, अकाउंटिंग कोड्स नहीं थे, कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं था। मैंने ये सारा कुछ, देखें 4 पार्ट क्वालिफाई करने के बाद ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। उनके कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनवाए, स्टैंडर्ड बनवाए, बुक्स प्रिंट करवाई, अकाउंटिंग कोड बनवाए। चार्ट पार्ट मैंने जितना क्वालिफाइड था, उसने पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसने पार्ट 3 की मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, पार्ट 4 की एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी। ठीक है। मैंने सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे अप्लाई कर दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी में और 12 साल वहाँ पे काम किया। मुझे वहाँ से छोड़े हुए आज 19-20 साल हो गए हैं। मेरे अप्लाई बने हुए सिस्टम आज भी वहाँ पे चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटराइज उसको करवा लिया उन्हीं चीज़ों को, बाकी वो आज भी वही चल रहा है। और ये सर, ये जो सगीर भाई, ये जो सिस्टम बनाने का तजर्बा है ना, कि जहाँ सिस्टम नहीं है वहां अगर आपको एक बार सिस्टम बनाने का मौका मिल गया तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, डिजाइनर ऑफ द सिस्टम, और उसमें चैलेंजिंग रिवीजन ऑफ द सिस्टम, फिर आपको एक एक एंट्री का पता है कहाँ से एंट्री मूव हो रही है, आप तो एक अच्छी खासी एक खुद एक किताब बन जाते हैं। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस, ऑल्दो कि आज आपका दिन है शेयर करने का, वैसे मैं जस्ट ऐड करूंगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स एंड द न्यू कमर। बिन लादेन में मैं जब गया मक्का में, तो ऐसे ही सगीर भाई बता रहे, वहां कुछ भी नहीं था। उनके जी आप आए जी, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर मक्का में आप सिस्टम बनाए, तो डे वन के डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म, स्मॉल थिंग से बड़ी चीज तक हमने सिस्टम बनाया है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ मेरे अंदर एक अच्छा एक प्रोफेशनल इंसान जो है वो बन गया। बट जिंदगी तो हर रोज चैलेंजेस का नाम होती है सर, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं सोचा मैं भी थोड़ी सी बात सर शेयर कर लूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत इंप्रेस हो रहा था। मैं सोचा मैं भी आपको इंप्रेस करने की सर कोशिश करूँ सर। बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए एक मॉडल हैं, रोल मॉडल है मेरे लिए। मैंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया। आपने 20 साल का कहा कि 20 साल से हम जानते हैं, 20 नहीं 30 साल से हम जानते हैं, जब से 90 में मैंने क्वालिफाई किया है, 30 साल हो गए हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो शेख साहब, जब मैंने फार्मास्यूटिकल छोड़ा तो मिचल ज्वाइन किया एज चीफ इंटरनल ऑडिटर। अब ये एक बहुत बड़ा सेटअप था। इंटरव्यू हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरिट पे सिलेक्शन हुई, ज्वाइन कर लिया। तो मेरे लिए वो एक बड़े यूनिट में जाना, फार्मास्यूटिकल यूनिट एक मिडल ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान की, although that was among the top 10 pharmaceutical company in Pakistan and still today it's a growing company. सुई जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे अंदर एक फियर था कि इतने बड़े सेटअप में मैं कैसे जाके एडजस्ट दूंगा। तो मैं यकीन करें कि 6 महीने तक रोज़ाना सुबह जब जाता था तो सूरह फतह पढ़ के जाया करता था कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे, कि हमें जो अल्टीमेटली हेल्प है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। मैं वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। जितनी भी फाइल्स मेरे पास आती थी मैं ए टू जी हर चीज़ पढ़ा करता था और ये मेरी गुड लक थी कि मेरी आदत थी कि चीज़ों को मैं अच्छी तरह एनालाइज करता था। एक मैं कोई 1 साल कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा, सर उसके बाद फिर मेरी आईसीएमए का उन दिनों चीफ इंटरनल ऑडिटर बनना, ये नहीं कि आईसीएमए नहीं बनते थे, उन दिनों भी बनते थे, लेकिन कम एग्जांपल थी। दैट वाज स्टिल अ वेरी गुड एग्जांपल कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में वहां पे चीफ इंटरनल ऑडिटर, यू आर हेडिंग द ऑडिट सर। 2001 हेड नहीं कर रहा था, वहाँ पे जनरल मैनेजर ऑडिट भी थे, तो चलो मैं नंबर 2 था। ठीक है माशाल्लाह। वो डेजिग्नेशन वो इस तरीके से देते हैं कि चीफ इंटरनल ऑडिटर, लेकिन एक जनरल मैनेजर ऑडिट है, बल्कि अब तो उससे भी एक ऊपर है, सीनियर जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिट है। तो मैंने जब ज्वाइन किया 1 साल में इंटरनल ऑडिट में रहा, उसके बाद हुआ ये कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई बिलिंग डिपार्टमेंट में। तो बिलिंग डिपार्टमेंट में जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो मुझसे लोगों ने वहाँ पे हमदर्दी की। अब मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ कोई क्या जुल्म हो गया। सिंपल सी ट्रांसफ़र है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, रूटीन की बात होती है मेरे लिए।
मैंने एक दिन मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी 1 महीना तक मुझे रिलीव नहीं किया, और मुझसे जब रिलीव करने लगे तो हमदर्दी की। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या इशू है बिलिंग में? कहते हैं काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ काम पे की वजह से जल्दी की है, ओ या काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात कि वहाँ पे रेफरेंसेस बहुत आते हैं। उनकी इस बात ने मुझे अपना गोल सेट करने में बहुत मदद की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किस तरीके से रेफरेंसेस आते हैं? कहते हैं कि वो एक आम सा कंज्यूमर है और प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस ले आता है। मैंने ये तय कर लिया कि कोई काम भी रूल से हट के नहीं करना, और ये चीज़ मेरे इतने काम आई कि मैं वहाँ पे स्टैंड ले लिया करता था, खड़ा हो जाता था, देखता नहीं था कि दूसरी तरफ कौन है। क्या ये रूल है तो मैं काम इसी तरह करूँगा। और जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा डाउट होता था कि मैं अगर ये कहूँगा तो मुझे फ़ोर्स किया जाएगा कि ऐसे करो, तो मैं वहाँ वर्बली नहीं कहा करता था। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इन राइटिंग रिकॉर्ड करके भेज देता था कि ये लें। अब किसी में हिम्मत है तो उसको करे नेगेट। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन बहुत मुश्किलात तो पेश आती होंगी, ऊपर से प्रेशर आते होंगे, क्योंकि ये तो ऐसी जॉब पे तो प्रेशर बड़े आते हैं। समटाइम बॉस भी नाराज हो जाता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने उसकी केयर नहीं की। मैंने कहा कि चलें ये भी एक ब्लेसिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा। हाँ, सही है। तो वो क्या कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो मैंने कहा बिलिंग डिपार्टमेंट से जान छूट जाएगी, इसलिए मैंने दलेरी से वहाँ पे काम किया। और उसी दौरान कंपनी ने मुझे अमेरिका ओरेकल एक ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी भेजा 15 दिन के लिए। ऑल्दो कि मैं वहाँ पे वो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ की वजह से नहीं जा सका कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने तब ताज़ा-ताज़ा ये 9/11 हुआ था और फिर मेरे नाम के साथ खान भी लगता था। तो वो इन 2 बातों की वजह से मुझे वीज़ा नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सका। बिलिंग डिपार्टमेंट में काम किया, फिर बिलिंग को हेड किया मैंने, फिर उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट्स, जनरल मैनेजर अकाउंट्स बना। फिर उसके बाद दोबारा मुझे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर लेके आए, जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिट। फिर वहीं पे मेरी प्रमोशन हुई एज सीनियर जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिट, और आखिरी 4 साल मैंने एज सीएफओ काम किया। और ये सिलेक्शन भी मेरी थ्रू एडवर्टाइजमेंट हुई थी कि कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दी और ओपन मेरिट पे मैं सिलेक्ट हुआ। कंपनी के अंदर से बाहर से लोगों ने अप्लाई किया, बोर्ड ने इंटरव्यू किया और मैं सिलेक्ट हो गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने बहुत करम किया। मैं जिस डिपार्टमेंट में भी गया तो मेरी एक कोशिश होती थी कि यहाँ पे नए काम किए जाएं, ऐसे इनिशिएटिव्स लें आप के लोगों को एक चेंज महसूस हो कि हाँ एक बंदा नया आया है। अगर आपने उसी तरह काम को चलाना है जैसे पहले चल रहा था तो फिर आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही मैंने कोशिश की कि नई नई चीज़ें की जाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिस डिपार्टमेंट में भी गया, अकाउंट्स में, बिलिंग में, ऑडिट में, एज सीएफओ 6 जनरल मैनेजर मेरी रिपोर्टिंग लाइन में थे। वर्किंग एनवायरनमेंट को हमेशा रखा, पॉजिटिव रखा, किसी को तंग नहीं किया और साथ लेके चले और रिजल्ट दिए। दिसंबर में ये जो बात आपने की है नहीं, वर्किंग एनवायरनमेंट और साथ लेकर चले, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनकी एक बात को मैं गवाही देता हूँ कि एक जमाने में इनकी कॉल आनी शुरू हो गई। समटाइम इनको मुझसे काम पड़ गया। यूजली जा रहा है कि अच्छी बात होती है एक दूसरे को काम पड़ लेना। तो इन्होंने कहा जी फलाने स्कूल में मुझे दाखिला लेना है। ठीक है, तो मैं कहा चले जी, आप कहते हैं तो लेट्स गो देयर। स्कूल है वो, लेकिन वो मीडियम लेवल का स्कूल था। मैं थोड़ा सा हैरान था कि सगीर साहब जो है इस प्रोफाइल पे बैठे हैं, तो ये मीडियम लेवल गो के बहुत अच्छा नामी ग्रामी स्कूल है। लेकिन इस कंसीडर एक प्राइवेट स्कूल होता है, एक ट्रस्ट के स्कूल होते हैं, जितना मर्जी नामी ग्राम हो, तो ये स्कूल में दाखिल अपने अपने बच्चों को कराना चाहते हैं। अगर सर आ जाए, मैं आपके साथ चला जाता हूँ एंड वहाँ पे इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर दैट। जब वहां गए तो गो के टेलीफोन पर भी बात हो सकती थी, लेकिन मैं चाहता चलो एक बार जरा उन्हें मिल भी लेते हैं। जो आई वांटेड टू शो, जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा था, जोरदार बात की थी कि यार काम सही साहब आपने कराना है। तो हम तो कह जी हम तो क्या ही सकते हैं, लेट्स गो। तो वहां हम दोनों गए तो माशाल्लाह काम हो गया था, लेकिन पता चला कि वो इनका नहीं था, तो इनके जो पीए साहब है जी उनका बेटा था। तो मैं आई वॉज रियली इम्प्रेस फ्रॉम सगीर साहब के, देखा एक बंदा जो है अपने ऑफिस से उठता है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा जी सगीर साहब लेट्स गो टुगेदर, ताकि सम टाइम, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम हो गया वहाँ पे, आई वॉज अटैच विद देम बट टाइम हो गया, इकट्ठे गए। तो
अल्लाह ने इज्जत भी रख ली, वो काम तो हो गया। लेकिन मैं बाद में बहुत मेरे माइंड में एक हमेशा के लिए बात है कि देखें, एक बंदा अपने पीए, उनके पीए साहब ने इनको कहा होगा सर काम करना है, इन्होंने खाली मुझे फ़ोन पे कह देते, मैं अपने एफर्ट्स जैसे कर कहते मैं खुद आऊँगा, आके हम जाएँगे, लेट्स के तो फिर कितनी इस इनकी देखें सैटिस्फैक्शन क्या एंड कितना इन्होंने अपने स्टाफ को, अपनी टीम के लिए वन थिंग का तो मैं एविडेंस हूँ। तो जो ये कह रहे हैं ना इन्वॉल्वमेंट मैंने अच्छी रखी, इतने जनरल मैनेजर मेरे साथ काम करते थे, ये डेफिनेटली ऐसे हम पोजीशन नहीं बनती, पोजीशन एंजॉय की जाती है। अल्लाह ताला इज्जत देता है तो आपने फिर इज्जत दूसरे की भी करनी है और उसको फिर आपने एंजॉय भी करना है। सर आप कुछ कह रहे थे सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं समझता हूँ कि देखें किसी के पास अल्लाह ताला ने कुछ इनायात की हुई हैं तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग हम सब एक जैसे हैं। मेरा जो स्टाफ अटेंडेंट है वो भी मेरी तरह एक इंसान है, तो उसको रेस्पेक्ट देना, इज्जत करना एज ए ह्यूमन बीइंग, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को ज़्यादा ओपन हार्टेडली उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है कि नहीं, अल्लाह ताला से डर लगता है और वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, एक इंसान तो है ना। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़िंदगी में वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे कोई ख्वाहिश कर सकता है। और आईसीएम में पाकिस्तान में सुई नॉर्दर्न में मैं आईसीएम में पाकिस्तान का पहला ग्रेजुएट था जो सीएफओ रहा 4 साल। उससे पहले कुछ प्रेसिडेंट थी लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, उनके पास एक्टिंग चार्ज रहा। लेकिन मैं आईसीएम में पाकिस्तान का पहला ग्रेजुएट था जो 4 साल क्रिएटेड न्यू हिस्ट्री इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जहां जहां आप गए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्ट्री बनाई है और सिस्टम बनाया है। अच्छा सर ये बताएं कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला का देन है, इज्जत, रिस्क, कामयाबियां, नाकामियां ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और इंसान तो मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। क्या ये आप समझते हैं कि अब तक जितना आपकी अचीवमेंट्स हैं और ये सारी आपको अल्लाह ताला ने दी है, एक तो डेफिनेटली आपके ज़्यादा एक्शन है, आपकी नेक नामी है और नेक नियत का भी इसमें है, वालिदैन की दुआएं होंगी, बच्चों की दुआएं होंगी और और हम क्या कह सकते हैं अपने न्यू कमर्स के लिए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक आदमी को एक दरमियानी जॉब से करता करता टॉप लेवल पर चला जाए, तो क्या मशवरा देंगे अपने न्यू कमर्स के लिए सर? सब आप कोई भी देखें, हम इस दुनिया में आते हैं ना तो एक मकसद है इस दुनिया में आने का। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हकूकुल्लाह है और एक है हकूकुल इबाद। अब आप हकूकुल इबाद तभी पूरे कर सकेंगे कि जब आप खुद ठीक हैं, आपके पास कुछ है। तो डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी काम करना चाहें तो डेडिकेशन पहली प्रायोरिटी है आपकी। आप डेडिकेटेड हैं तो 50% प्रॉब्लम आपके वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी एफर्ट्स हैं, हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क के लिए सबसे पहले तो आप गोल सेटिंग होनी चाहिए कि आप जो कुछ करना चाहते हैं आपका टारगेट क्या है। अब मैं अगर एक काम करना चाहता हूँ, दिमाग में तो है, तो वो एक मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी एक डिज़ायर हो सकती है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव और ज़िंदगी का गोल नहीं है वो। इसलिए कि मैंने टाइम लाइन नहीं तय की उसके साथ कि मैंने ये काम करना है तो मैंने इतने टाइम लाइन में करना है। जब मैं टाइम लाइन उसके साथ रखूंगा ना तो फिर वो जो मेरी ख्वाहिश है वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, मेरा गोल बन जाएगा। ये है गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग करने के बाद आपका अपना बिहेवियर और एटीट्यूड, जिंदगी में ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो आपको आगे लेके जाती हैं। गोल तो आपने सेट कर लिया, लेकिन आपका जो बिहेवियर और एटीट्यूड है वो उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा तो फजूल है। मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे एफएससी करनी है, मुझे एफएससी में मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेडिकल कॉलेज में जाना है। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा एफएससी में तो कैसे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। तो ये एफर्ट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बिहेवियर और एटीट्यूड ऐसा हो कि आप उसको अचीव करें। But we have to फिर तीसरे we have to sincere with ourselves. We have to be loyal with our goals and goal setting. सही है ना सर? ऐसे ही अच्छा सकीन भाई ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी आपने की हैं और आपने इतने बड़े जो काम हम करते हैं, जैसे आपने बिलिंग डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, फिर आपने आईसीएमए पाकिस्तान की नेशनल काउंसिल में भी माशाल्लाह आप सर्व कर चुके हैं और ब्रांच काउंसिल में भी सर्व कर चुके हैं। तो क्या फिर फैमिली टाइम बचते थे
क्योंकि साथ साथ पढ़ाई भी की है, साथ साथ मेहनत भी की है, फिर एक ज़माने में जब आ गए तो फिर आपने माशाल्लाह प्रोफेशन की खिदमत करने के लिए भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं। इसके लिए सैक्रिफाइस भी करनी पड़ी फैमिलीज़ को, या आपने कोई टाइम मैनेजमेंट ऐसी कर ली कि सबको बैलेंस किया? मैंने दोनों चीज़ें की हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी की और सैक्रिफाइस भी किया। मैं लाहौर ब्रांच काउंसिल में कंटिन्यूसली 5 साल रहा, फिर उसके बाद ब्रेक दे के 2-3 साल का 1 साल फिर आया। 2001 मेरा आखिरी साल था लाहौर ब्रांच काउंसिल में। उसके बाद लाहौर ब्रांच काउंसिल में मैं कभी नहीं आया। मेरे बच्चे ग्रोइंग एज पे थे, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली थी। मैंने फिर आईसीएमए की जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी वो छोड़ दिया कि नए लोग आएँ, वो काम करें और अपने बच्चों पे तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे अच्छा। बहुत अच्छे पाकिस्तान और वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट हैं, बहुत तो अच्छे उनके बारे में इंस्टीट्यूशन से बताइएगा, पढ़े। उनके बारे में ज़रूर बताइएगा कि इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है कि वालिद उनके बिज़ी हैं और ज़्यादा पेरेंट्स दोनों बिज़ी हैं, तो बच्चों को फिर किस तरीके से आपने उनकी करियर काउंसलिंग हुई माशाल्लाह, अब वो कहाँ पे हैं सर? मेरा जो बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, उसने तो लम्ब से ग्रेजुएशन की हुई है, शादी होगी, अपने घर में है। फिर उसके बाद मेरा बेटा है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलबी किया और लास्ट ईयर वो लिंकन्स इन से बारेट लॉ करके आया है। उसने उस रिकॉर्ड है उसका कि 11 महीने में उसने बारेट लॉ किया और साथ उसके एलएलएम उसने किया। एंड नाउ ही इज आल्सो ए सर्टिफाइड इंटरनेशनल मीडिएटर। तो 3 माशाल्लाह। डिग्री सर्टिफिकेशन उसने ली है। और ज़बरदस्त। में वो प्रैक्टिस कर रहा है, एक चैम्बर उसने ज्वाइन किया हुआ है। मेरा छोटा बेटा ओ लेवल के बाद एफएससी उसने किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो अब आगे वो एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसा बेहतर कि ये करे। नहीं हुआ कि आप अपनी तरक्की की तरफ तो लगे रहे, मेहनत करते रहे, या थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा तो आईसीएमए को पे बैक करने के लिए चले गए, आईसीएमए में भी अपना किरदार दिया, फैमिली ग्रो नहीं हुई, फैमिली भी साथ साथ चलती रही। दिस गॉट द प्रोफेशनलिज्म, दिस गॉट द टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने फैमिली को टाइम देता था। रोज़ाना हम एक सिटिंग करते थे और बच्चों से मैं पूछा करता था कि आज क्या किया, उनकी टीचर्स के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, आज क्या पढ़ा। यानी मेरा उनके साथ एक बहुत क्लोज़ वर्किंग रिलेशनशिप था और क्लोज़ फैमिली बॉन्ड था हमारा। मुझे पता होता था इनके दोस्त कौन हैं, क्या हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में होती थी। ऑल्दो माय स्पाउस इज़ आल्सो ए वर्किंग लेडी। हम दोनों सब्जेक्ट डिवाइड कर लेते थे कि अच्छा। ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने हैं, ये सब्जेक्ट मेरी बीवी ने पढ़ाने हैं। हम्म। तो वो हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे। ए ओ लेवल से पहले मेरे बच्चों ने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की, हम घर में पढ़ाते रहे। अच्छा, ये आपकी कामयाबी और बच्चों की कामयाबी में आपका कंट्रीब्यूशन आपने बता दिया, तो हमारी भाभी का क्या कंट्रीब्यूशन है? उनका कंट्रीब्यूशन मुझसे ज़्यादा है। वो खुद भी चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो उनकी भी पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। तो ज़्यादा वही करती रही हैं। मैं तो शाम को आके, ज़ाहिर है लेट सिटिंग भी होती थी ऑफिसेज़ में, हम्म। तो शाम को आके मैं थोड़ा टाइम देता था। इंग्लिश, मैथमेटिक्स मेरे हवाले थी, बाकी सारे सब्जेक्ट उनके पास होते थे। अच्छा, तो तो मतलब दोनों ने उन्होंने मिलकर अपनी मुझसे ज़्यादा मेहनत की। फैकल्टी जो है ना, दोनों मिलके दे आर प्रोवाइडिंग द फैकल्टी फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन। अपने अपनी स्पेशलाइजेशन बांट ली थी और बच्चों को वो साथ साथ गाइड करते थे। तो ये बड़ी बड़ी बात है सर कि भी आपने मतलब कि वो एरिया भी नहीं हुआ। बस सम टाइम होता है आप एक तरफ चलते हैं, अपनी मेहनत करते रहते हैं, वापस आते कहते टाइम नहीं जी मेरे पास, मैं सो रहा हूँ, या बट दिस गुड थिंग कि एट अ टाइम फैमिली लाइफ भी, फैमिली बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, अपने करियर पे भी काम करते रहे, मेहनत करते रहे। और अब सही भाई, कोई न्यू कमर्स के लिए कोई आप बात पैगाम देना चाहें? मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जो तीसरी चीज़ है बिहेवियर और एटीट्यूड के बाद, वो है आपका बिलीफ सिस्टम, कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए कि ये मैं करूँगा। उसमें इफ़ बट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने करना है हर सूरत। और चौथी चीज़ है आपकी डिसीजन मेकिंग, कि आपने जो फ़ैसला कर लिया उस पे कायम रहें। और ये डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे जो होंडा है, मिस्टर होंडा, जिनके नाम पे ये मोटरसाइकिल और कार्स का प्लांट चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, मुझे उनका
जो रोल मॉडल है मेरे लिए, और मैं उनको हमेशा पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या किया। मैं थोड़ा सा आपसे भी वो शेयर करना चाहूँगा कि 1938 में मिस्टर हुंडा ने टोयोटा कंपनी के लिए कोई पिस्टन बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे, जो जमा पूंजी थी, वो सेल की और पिस्टन के काम पे शुरू कर दिया। पिस्टन बनाया और टोयोटा कंपनी को जब दिया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। अब हमारे लिए ये बात थोड़ा सा सेटबैक होती। मिस्टर हुंडा ने उसको दिल पे नहीं लगाया। उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, एक इंस्टीट्यूशन में, और पिस्टन की तालीम हासिल करना शुरू की। 2 साल तक वो तालीम हासिल करते रहे। ये बहुत एक खूबसूरत थोड़ी सी कहानी, मैं टाइम लूँगा आपका थोड़ा सा, लेकिन ये आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी होगी। 2 साल उन्होंने एजुकेशन के बाद जब दोबारा आए, पिस्टन बनाया और पिस्टन हुंडा टोयोटा को सबमिट किया तो उन्होंने पिस्टन तो अप्रूव कर दिया, लेकिन इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी। अब उनको 1938 और 1940 सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी। मिस्टर हुंडा को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए कहीं से लोन नहीं मिला, बैंक के पास फंड नहीं थे, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था। अब उन्होंने अपने दोस्तों से अपनी बीवी के जेवरात जमा करके वो सेल करके एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री जब लगा चुके तो जो एरोप्लेन थे, जो जंगी जहाज थे, उनकी शेलिंग हुई और फैक्ट्री बर्बाद हुई, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बर्बाद हो गई। उन्होंने फिर खड़ी की और जो बमों के टुकड़े होते थे वो उसको उठा उठा के ये और इनके दोस्त लाते थे और उसको एज रा आयरन पिस्टन बनाने के लिए यूज करते थे। क्या बात, क्या बात। जब यहाँ तक पहुंचे तो जल्जला आया और फैक्ट्री सारी जमीन बोस हो गई। अब हम जैसा बंदा होता, मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो दिल छोटा करके छोड़ जाता कि ये तो अपनी किस्मत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू थी, फ्यूल और गैस की शॉर्टेज हो चुकी थी, तो गाड़ियों के लिए, उनकी अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं था। उन्होंने अपनी साइकिल को एक मोटर लगा के उसको मोटरसाइकिल बना लिया। जब वो मोटरसाइकिल बनाया तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा हमारे लिए भी बना दें। मोटरसाइकिल होंडा ने उनके लिए बनाया। जब बनाया तो वो थोड़ा सा भद्दी सी थी, बड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको आप साइज, इसका जो मॉडल है वो ठीक करें। मॉडल ठीक किया तो होंडा ने 18,000 मोटर डीलर को उस जमाने में खत लिखे अपने उस मोटरसाइकिल के लिए। मोटरसाइकिल क्लिक हुई, हिट हुई यूरोप में और सारी दुनिया में बिकी, और आज देखें कि मिस्टर हुंडा का एक मकाम है। इतने सेटबैक लगने के बाद भी मिस्टर हुंडा ने आगे चल पड़े। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप जब एक काम शुरू करते हैं तो आप सिंसियर होके पूरी डेडिकेशन के साथ फिर भूल जाएं कि आपने इसके अलावा भी कोई दूसरा काम करना है। आपका उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आपके जहन में हर वक्त वही चीज रहे कि आपने यही करना है। जिंदगी में कभी कभी किसी को दुख ना दें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें और दुआएं लें, ये बहुत जरूरी है। इज्जत करें, फैमिली को पूरा टाइम दें, उनकी खिदमत करें, जो बेस्ट हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, दीन की दें, दुनिया की दें। सगीर भाई, आपका इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से आपने कंक्लूड कर लिया है, मैं इसमें क्या ऐड करूं। आपने तो सब कुछ ही माशाल्लाह बता दिया है। मोटिवेशन, मिस्टर होंडा की स्टोरी, आपकी अपनी स्टोरी भी जो कि बड़ी राइट स्ट्रगल से है, लेकिन उसमें कोई शिकवा नहीं है। उसमें आप बड़ी फख्र से बात कर रहे हैं, मेहनत को बड़े फख्र से बयान करते हैं। जब आप 3 बार मिस्टर होंडा की मेहनत जाया गई है, लेकिन उसने नई से नई उसने अपनी इजाद दी है और नया नया डिसीजन हर बात पे, एवरी टाइम ही वाज कमिंग अप विद अ न्यू मिस्टर होंडा। तो इसी तरीके से आप देखें कि सहीद साहब की जो स्ट्रगल है, आप उस वक्त देखें, अगर वो ना ग्रेजुएशन करते 6 महीने के अंदर, तो कहाँ होते। अब ग्रेजुएशन की, फिर ज़्यादा वो सब्जेक्ट, फिर उन्होंने आईसीएमए के वालिद के दोस्त को देखा, आईसीएमए की लाइन पकड़ी, जो कि लोग कहते थे, आज भी कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए, डिफिकल्ट लाइन को चूज किया, मेहनत की, फिर शादी हुई माशाल्लाह, बच्चों को भी देखे उन्होंने। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है।
टाइम है नहीं है, वो भी काम करना है, वो भी काम करना है, जिंदगी में एक बैलेंस करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। और ये तो नहीं हम कर सकते हम इंसानियत की खिदमत करें लेकिन अपने घर को चिराग तले अंधेरा कर लें, तो बैलेंस करें, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ख़वातीन और हज़रात, आज जो कुछ इस सगीर साहब ने डिस्कस किया है, शेयर किया है, यही हमारा मकसद होता है। आई वोंट लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द कंक्लूजन। अगर कोई सगीर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताएं, ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करें। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस अपने YouTube चैनल पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो मैंने बात अभी शुरू की थी कि अपने पेरेंट्स को ज़रूर रिस्पेक्ट दें। पेरेंट्स इस दुनिया में एक नेमत से ज़्यादा है, और कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। हम सवाब के लिए तो अरबी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें इसके मफ़हूम और मीनिंग का नहीं पता कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। आप यकीन करें कि एक दफ़ा पढ़ेंगे गौर के साथ कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वाह, अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक में इतनी दफ़ा 100 दफ़ा से ज़्यादा ये कहा है कि मेरी राह में खर्च करो। सूरह बनी इसराइल की जो आयात हैं 23 और 24, वो अगर पढ़ें तो यकीन करें कि इंसान हिल जाता है। हम अपने पेरेंट्स को वो वक़्त और वो वैल्यू और इज़्ज़त नहीं देते। वो उसमें अल्लाह ताला कहता है, वो बड़ी मशहूर आयत है कि हम कहते हैं कि उफ़ भी ना करो पेरेंट्स को। तो वो आयत ये है कि जब तुम अपने पेरेंट्स को बढ़ापे में एक को या दोनों को पाओ तो उनको मत झिड़को और उनके सामने उफ भी ना कहो, और उनके सामने आजिज़ी से बाजू झुका दो, रहमत का बाजू झुका दो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उफ है ना, हम बहुत भी माइनर, बहुत हल्का भी ले लें, नागवारी का जो इजहार है तो वो है अल्लाह कहता है ये भी नहीं कहना पेरेंट्स को। और ये जो रहमत से आजिज़ी का बाजू झुकाने वाली बात है, मैंने एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील को कोई 25 साल पहले सुना था, आप इनके नाम से वाकिफ़ हैं। मैंने इनको तब सुना था तो इन्होंने इसकी बड़ी खूबसूरत एक तशरीह की थी। कहते हैं कि मैं चूँकि शिकारी था, तो हम जब शिकार पे जाते थे तो परिंदों का जब शिकार करते थे तो परिंदा जब ज़मीन पे गिरता है तो वो अपने बाजू फैला देता है, खोल देता है ऐसे बाजू, कि वो उस वक़्त इतना आजिज़ होता है कि वो कहता है कि मुझे सीधी छुरी से ज़िबा कर दो या उल्टी छुरी से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये जो रहमत से आजिज़ी का बाजू झुकाने वाली बात है ना, ये इस हद तक है। वाह, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला ख़वातीन हज़रात हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, मेहनत करने की, मेहनत एक दूसरे के लिए मेहनत के दरवाजे के ऊपर गाइड करने की और आसानियां पैदा करने की एक दूसरे के लिए तौफीक अता फरमाए। सगीर हसन साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप एक वाकई रोल मॉडल की तरह आपने ये इंटरव्यू किया है और ये आपने जो दास्तान बताई है, खूबसूरत जिंदगी कामयाबी के राज जो बताए हैं, ये इट्स रियली रोल मॉडल फॉर द न्यू कमर सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह ताला आपके इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाए, और ये यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स के लिए, यंग मेंबर के लिए एक सोर्स ऑफ बीकन है। वो इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे हमारी सक्सेस स्टोरी से। हम जब ICM में पाकिस्तान ज्वाइन किया था तो हमें भी ख्वाजा अमजद सईद साहब और ऐसे बहुत सारे लोग, हम सेमिनार में उनकी स्पीच सुनने के लिए आते थे और उससे हम बहुत कुछ गेन करते थे। बड़ी बहुत शुक्रिया। ऐसी बात है जी। अल्लाह ब्लेस यू सर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हम आपसे देखा जरूर करेंगे, ऐसी सक्सेस स्टोरी हम आपके पास आते लाते रहेंगे। इन सक्सेस स्टोरी को जरूर सुनिए और उनको शेयर भी करें, और हमारे चैनल शेखैन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्लाह।